अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़ के साथ आपका मिज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में बैठे तो यकीनी तौर पे ये जो मौसम चल रहा है ईद उल अज़हा के बाद, ईद उल अज़हा की जो अपनी एक माहौल था उससे निकलने के बाद अब हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम सबको पता है और ये न्यूज़ भी आपने सुन ली हुई कि 10 जून को बजट जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा। गो के थोड़ी सी इसमें अभाम है। वो अभाम ये है कि अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से वो बजट की जो सेशन होगा उसको पास होने में बजट के वो कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक सियासी तौर पे ये अभाम है कि 10 जून को बजट पेश होगा या 12 जून को बजट पेश होगा। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस बात का इंदिया दिया है कि 10 जून को ही होगा। लेकिन बहरहाल एक सियासी तौर पे भी एक मसले मसाइल चल रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से जो मौजूदा बजट भी है, यानी कि 2026-2027 के बजट भी जो है वो IMF ही उससे बना रही है। अब IMF के बजट हमने देखा गुज़श्ता 2 से 3 बरस में जो भी IMF का बजट आया, उस बजट में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे ताजिरों के, वो सनअतकारों के, वो मौजूद रहे। गो के हर साल बजट से कबल जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो मुशावरत की जाती है ताजिरों से और मुख्तलिफ तंजीमों से की जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जब बजट आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभाम होती हैं जो कि हमारे ताजिर बिरादरी उससे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं और उनका कहना होता है कि हमसे तजावीज़ ली गई थी, वो तजावीज़ को पूरी तरह जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब मौजूदा बरस भी जो हुकूमत के मुख्तलिफ अहलकार हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ताजिरों से जो है मुलाकात की है, उनसे मशावरत मांगी है, उनसे तजावीज़ मांगी हैं। और आई थिंक सो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या जितने भी टाउन एसोसिएशंस हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ताजिर और सनअतकार हैं, चैम्बर्स हैं, उन सब ने अपनी तजावीज़ दी हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बिल मुशाफा जो है वो गुफ्तगू भी हुई है ताजिरों से, और ताजिर जो थे वो उन्होंने अपनी तजावीज़ दी। और उसके बाद हमने मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी कि बहुत सारे ताजिर इस बात पे मुतमईन थे कि वह प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बात पे कायल हैं कि पाकिस्तान की जो अपनी मईशत है उसको मुस्तहकम होना चाहिए, बरामदात में इजाफा होना चाहिए, दरामदात में कमी होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर यह है कि मुल्क के अंदर बिजली तवानाई की जो कीमत है उस तवानाई की कीमत पे जो है नज़रसानी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से जो भी एक नेगेटिव इम्पेक्ट आया हुआ है पाकिस्तान की दरामदात पे, उस दरामदात की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ख़ास तौर पे जो है इजाफा हो रहा है। और उस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर उस पर नज़रअंदाज हो रही हैं। और असरअंदाज होने की वजह भी ये है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ जो महंगी हो जाती है। आवाम एक जानिब जो है वो चीखो पुकार कर रहे होते हैं, ताजिर और सनअतकार कहते हैं कि जनाब आली के किराया बढ़ने की वजह से या कुछ टैक्सेस में इजाफा होने की वजह से जो है वो उनके अपने जो कॉस्ट ऑफ डूइंग है वो मुमकिन नहीं होता कि वो उस पर कारोबार करें और तिजारत करें। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात हर बरस ही होते हैं। लेकिन मौजूदा बरस इस बात का तो बिल्कुल एक आप ये समझें कि हुकूमत भी किसी हद तक सही है और हमारे ताजिर और सनअतकार भी किसी हद तक सही हैं कि हुकूमत का कहना है कि चूँकि खाम तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मंडी में बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल हालात का सामना है। और इस मुश्किल हालात के सामने के लिए हमारे ताजिर और सनअतकार आवाम को हुकूमत का साथ देना चाहिए। और जो भी हुकूमत फ़ैसला करती है वो पाकिस्तान के आवाम के मफाद के लिए होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि हुकूमत को इस्लाहात करनी चाहिए, लेकिन वो इस्लाहात नहीं होती। एक PIA की निचकारी के अलावा अभी तक कोई ऐसी निचकारी नहीं हुई जिसकी वजह से जो सर्कुलर डेट है, वो सर्कुलर डेट जो कि अरबों रुपए से बढ़ गए हैं, वो उनमें कमी आ सके, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे स्टील मिल है और इसके बाद दीगर वो भी सफ़ेद हाथी जिसे हम कहते हैं कि सफ़ेद हाथी है, जहाँ के जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है IPPs हैं। इसके अलावा LNG टर्मिनल्स हैं जिसमें कि अगर इस्तेमाल हों या ना हो, लेकिन ये है कि अब हुकूमत को हर साल जो है एक भारी रकूम जो है उन्हें अदा करना पड़ता है। यही सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पे बेइंतहा ज़्यादा दबाव है। और IMF को सबसे बड़ी जो बात है कि वो ये कहती है कि आप इस्लाहात का अमल उनकी मशावरत के बगैर ना करें और जो भी टैक्स नेट पर नहीं है उसे टैक्स नेट में आप शामिल करें। अब टैक्स नेट में शामिल करने के लिए यकीनी तौर पे FBR का एक बड़ा किरदार है। लेकिन हमने ये देखा कि FBR जो है वो 2004 और 5 के बाद से अब तक जो है कोई भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकी है। और मौजूदा बरस भी जो अपना टारगेट है उससे 500 से 600 अरब रुपये वो शॉर्टफॉल पे चल रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो टैक्स देते हैं लोग, क्या उन्हें दोबारा न चढ़ो जाएगा?
क्या उन पर ही दोबारा टैक्स मजीद बढ़ाया जाएगा, जिससे की वजह से महंगाई का एक तूफान आएगा। एक चलते चलते मैं अपने तमहीद में आखिर में यही कहूँ कि सेल्स टैक्स के जो 18% है उसको मजीद 1% बढ़ाने के लिए IMF दबाव डाल रहा है कि उसे 19% किया जाए। अगर 19% अगर सेल्स टैक्स होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, उस सूरत हाल से यकीनी तौर पर ताजरी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं। तो लिहाजा आज हम जो इस प्रोग्राम में जो हम बैठे हैं यहाँ पे, इस प्रोग्राम में हम बजट के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मखसूस वक्त में हम तमाम चीज़ों का अहाता कर सकें। तो आज जो मेहमान हमें स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मेरे पहले मेहमान है जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला आबिद साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फबाटी, फेडरल मीडिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। थैंक यू अब्दुल्ला साहब। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब राना अकरम साहब, जो कि सदाबहार शख्सियत हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम में देखते होंगे और कपड़े के कारोबार के साथ साथ ये बहुत सारे कारोबार करते हैं। तो जो टैक्सेस के निज़ाम की सही जो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं वो मेरे ख्याल में राना अकरम साहब हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम इसे आज ले रहे हैं ताजिर-उन्नमा के तौर पे और ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के MC मेंबर भी हैं। थैंक यू राना अकरम साहब, ये मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला ऑन कॉल जो हमारे साथ जूम पे होंगे हसीब अहमद अली साहब होंगे। ये कॉटन एनालिस्ट हैं एंड कंसल्टेंट भी हैं, ये भावलपुर से हमें जूम पे भी ज्वाइन करेंगे। तो हसीब साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले तो मैं अब्दुल्ला साहब की तरफ चलता हूँ। अब्दुल्ला साहब, आप टेक्सटाइल सेक्टर से आपका ताल्लुक़ है। टेक्सटाइल जो पाकिस्तान की मईशत में मैं समझता हूँ कि एक कलीदी किरदार अदा करती है और पाकिस्तान की टोटल जो अभी जो आया है कि $27 अरब की आपकी बरामदात थी। इस $27 अरब जो कि $35 अरब $34 अरब से हम नीचे आ गए हैं मौजूदा बरस। $27 अरब में मेरा ख्याल है कि 17 से 18 अरब जो सिर्फ टेक्सटाइल की हैं। टेक्सटाइल इतनी अहम सेक्टर होने के बावजूद आप लोगों के इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? हमने ये देखा कि एप्टामा भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार करती है, आप लोग भी कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से हमारी बरामदात जो हैं मुतासिर हो रही हैं। जी, सूरत हाल क्या है? देखिए, सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के कर्ज़ों तले दबा हुआ है और इसका एक वाहिद रास्ता, अगर इन कर्ज़ों से निजात पाना है तो एक्सपोर्ट में इजाफ़ा करना है और वो फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में लाना है। ये वाहिद रास्ता, इसके अलावा हम ये समझते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है। टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर जो आप इंक्रीमेंट या इंक्रीज़ देखें वो उसका जो गैप है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, आप 24 से 25, 23 से 24, 21 से 22 देखें, वो कम होता चला जा रहा है। हमने सबसे रिकॉर्ड ब्रेक किया था 2022 के अंदर जी, ठीक है ना, $26 अरब तक हम लेके चले गए थे। फिर 23 में 27 हुआ, फिर 24 में 16 हुआ, 25 में 17 पे खड़े। ठीक है, इतनी तेज़ी से हमने जो डिक्रीज़ हम अपने इंक्रीज़ के अंदर इतनी तेज़ी से डिक्रीज़ लाए हैं कि वो गैप इतना मिनिमल हो गया है कि अगर हमने इसकी वजूहात नहीं जानी तो बहुत प्रॉब्लम है। और वजूहात मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। हम आज भी ये क्लेम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने 9 सेंट के ऊपर ये बिजली ले आए हैं, लेकिन अभी भी हम 11.5 सेंट जो है वो अपनी जेब से बिजली की प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, हमारे इसी में आप कंपैरेटिव एनालिसिस देख लें, हम लोग चाइना वाले 6 सेंट दे रहे हैं, इंडिया 9 सेंट दे रहा है, वियतनाम 6 सेंट दे रहा है। हम कहाँ से मुकाबला करेंगे? ठीक सही कह रहे हैं। आप गैस की वैल्यूज़ देख लें, गैस जो है वो 1600 रुपये में उनको कॉस्ट करती है, वो हमें 2300 रुपये में बेचते हैं। ये नहीं कि 1600 को 1700 कर लें, 100 वो भी कमा लें, 2300, फिर उसके बाद MMBTU बढ़ाते चले आ रहे हैं। इसके अंदर फिर जो लाइन लॉसेज हैं, जो चोरी हो रही है, वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट के खाते में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब आपका नहीं, उसमें आवाम भी है, आवाम भी शामिल है, लेकिन अपने सिस्टम को जो चोर के खाते में चोरी डालें, जो नहीं कर रहा उनके खाते में नहीं डालें। फिर आप सोचें कि कॉर्पोरेट टैक्स आपका 54 से 60% हो चुका है। दुनिया के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्सेस है ना, वहाँ पर भी शायद यही इतने ही टैक्सेस हैं। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स मतलब इस वक्त पाकिस्तान में डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस आप ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ तमाम वजूहात वो हैं। और इसमें सबसे बड़ा टेक्सटाइल के हवाले से मैं बात करूँगा, जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा शोबा है, जो दुगरू हालात में जा रहा है, हमारा जो वैल्यू एडिड है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली वो इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, वो पीछे हटता चला जा रहा है। और वैल्यू एडिड एडिशन वाहिद रास्ता है विद इन टेक्सटाइल सेक्टर जो उठा सकता है, इसको कहीं ले जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू एडिशन के अंदर बांग्लादेश वैल्यू एडिड से उठा है। ठीक है, आप जहाँ एक्सपोर्ट कर दें, यहाँ पे गारमेंट एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है, आप निटवेयर एक्सपोर्ट करें, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडवेयर, जितनी आप वैल्यू एडिशन करेंगे आपको 4 चांद लगते जाएंगे, आपका फॉरेन एक्सचेंज उतना ज़्यादा आएगा और उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो टेक्सटाइल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मुश्किल हालात हैं। इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपनी जो इनपुट हमारी कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, जिसमें बिजली सर फहरिस्त है। ठीक है, बिजली के अंदर इतना बड़ा गैप मौजूद है कि आप सोच नहीं सकते कि हमारे पास कैपेबिलिटी कितनी, हम पैदा कितनी बिजली कर रहे हैं, उसका सिर्फ 13-14% जो है वो इंडस्ट्री जो है ना कंज्यूम कर रही है इस वक्त। आप सोचें कि सिर्फ 13 से 15% नहीं होगा कंज्यूम कर रही है। आप ये बिजली ज़ाया कर रहे हैं, आईपीपीज को मुफ्त पैसे दे रहे हैं, आप ये मुफ्त बिजली इंडस्ट्री को क्यों नहीं दे देते कि यार पैदा करो, मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज लेकर आओ। कितना बड़ा ये पाकिस्तान के साथ धोखा है। तो और इसके अलावा हमारे बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट, हम एक्सपोर्टर हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करने का इसके अंदर इनकलाबी इक़दामात लाने का मौका है। हम IMF की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर्स की तरफ देखना चाहिए जो इस मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज ला सकते हैं। और इसके अंदर बहुत बहुत सिंपल, हम तो समझते हैं सिंपल इक़दामात है, हमें नहीं समझ में आती कि वो कौन से सुर्ख फीते होते हैं कि जो उन चीज़ों को गायब कर देते हैं। मतलब आप फाइनल टैक्स रिजीम से उठाकर हमको कहाँ ले गए। ठीक है, फाइनल टैक्स रिजीम इतना, हम आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अपने वज़ीर ख़जाना से जो है वो ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि फ़ाइनल टैक्स रिजीम में हमें लेके जाइए, खुदा के वास्ते हमें FBR के रहम करम पे ना छोड़ें, हम बहुत पहले ही बहुत तंग हैं। ठीक है, फिर हमारे जो मिनिमम एक्सपोर्ट विद होल्डिंग टैक्स जो 1% है हमें हम पे लगा दिया कि उसको 0.5% पे लेकर आएँ। और ऐसे कई इकदाम हैं जो हम चाहते हैं कि बजट के अंदर दें। टेक्सटाइल हमें अभी भी उम्मीद है हम उठा सकते हैं, एक्सपोर्ट ले जा सकते हैं, इसमें गैप मौजूद है। अगर ये आज 17.88 बिलियन 2025 में हमने किया है, हम क्यों नहीं कम से कम 2022 के फिगर पे 26.20। अच्छा, 2022 का मसला ये था कि चूंकि कोरोना था 2019-20 में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक लॉकडाउन का शिकार थी, तो उस पर पाकिस्तान की अपनी जो उस वक्त गवर्नमेंट थी उसकी अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ा था। बिल्कुल। वो कोरोना में जब पूरी दुनिया बंद थी, हर सिचुएशन के लिए स्पेशल इक़दाम होते हैं। ठीक है, वो कोरोना के हवाले से जो उन्होंने किया रिजल्ट आया। मैं कहता हूँ कि आज भी जब ये IPPs के हवाले से मुफ्त की बिजली के पैसे ये लोग उन यूनिट के हवाले से उनको दे देते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ को क्यों नहीं दे सकते। IPP के यूनिट बिजली जो आपकी बात करी मुफ्त, वो उस वक्त भी दे रहे थे, उस वक्त भी दे रहे थे। आज 9 सेंट के ऊपर अगर ये ऐलान कर चुके हैं कि हम दे रहे हैं और नहीं दे पा रहे, तो इसकी क्या वजूहत हैं, इसको फ़ौरन चेक करना चाहिए। गैस की प्राइसेस को कम करना चाहिए, लाइन लॉसेस को कम करना चाहिए। और इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री ही वाहिद हल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप जो नौकरियां नहीं दे सकते, इस मुल्क के अंदर जराइम बढ़ेंगे। और इस बजट के अंदर हमें उम्मीद तो है हुकूमत वक्त से कि कुछ ऐसे इक़दाम लिए जाएं, लेकिन वक्त कम है, कोई 2-4-6 दिन के अंदर ये टैक्स बजट आ जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे इसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खसूसन कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ। मजे की बात यह है कि चले जी अकरम राना साहब चलते हैं। अकरम राना साहब, चूँकि आप ट्रेडर्स हैं, जी जी, आप यकीनी तौर पे आप बिल्डर्स में भी हैं, ट्रेडर्स में भी हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स जो परेशान तो है, एक आम जो ट्रेडर्स है उसकी क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है कि छोटी इंडस्ट्री से लेकर आम दुकानदार तक इंतहाई लोग परेशान हैं। कारोबार ना होने के बराबर। 78 बरस में पाकिस्तान में सुकून कब रहा? 78%। 78 बरस में, हाँ जी, सुकून कब रहा? हर बरस तो कब रहा? हाँ, कब रहा? हाँ, ये तो बात ठीक है, मगर एक चीज़ और है कि जो दिन गुजर गया है वो अच्छा कहला रहा है, जो दिन आ रहा है वो उससे बुरा आ रहा है। हमारा मतलब है कि हमारी सिचुएशन ये है, आने वाला दिन जो है वो पहले वाले से बदतर है। हर बंदा जो है वो उम्मीद के साथ जिंदा है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा। यहाँ आने वाला वक्त पिछले वक्त से ख़राब गुजर रहा है, और आप तो इन चीज़ों को जानते हैं क्योंकि आप खुद ग्राउंड पे होते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, आपको पता है कि लोगों के क्या हालात हैं। लोगों के पास आज खाने के लिए पैसे नहीं है। जो बंदा 40,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है वो 8,000 रुपया तो टैक्सों में कटवा देता है। वो बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, 8,000 रुपया तो उसका इस तरह टैक्सों में कट जाता है। वो गरीब आदमी जो है, उसके बाद उसके पास जो 25-30 हज़ार है, जो जिसको 40 मिल रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये पे नौकरियाँ कर रहे हैं। बेशक। तो जब उनके गुजारा नहीं होगा तो कैसे ये मईशत आगे चलेगी? छोटा ट्रेडर जो है वो कैसे आगे चलेगा? छोटे ट्रेडर का कस्टमर जो है वो भी एक आम कस्टमर होता है, क्योंकि ना तो वो एक्सपोर्टर है
ना इम्पोर्टर है। उसने यहीं से छोटी इंडस्ट्री चलानी है, छोटी दुकानें चलानी है। नहीं, मिसाल के तौर पे आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि अभी जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं आप ये महंगाई की बात कर रहे हैं, तो सपोज कि अगर इस महंगाई में क्या हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े बना रही है या गारमेंट्स बन रहे हैं, क्या उसकी फरोख्त में इजाफा हुआ है या बिल्कुल नीचे की तरफ गया? रेट में इजाफा हुआ है, फरोख्त में इजाफा नहीं हुआ है। रेट में इजाफा हुआ, रेट में इजाफा हुआ है। ये जो ईद गुजरी है, हमारी रमज़ान ईद गुजरी है, बकरा ईद गुजरी है, मैं समझता हूँ कि 45% कारोबार हुआ है। 55% जो है वो लोगों से, क्योंकि हमारा तो कारोबार हो रहा है, तो लोगों का 55% मतलब है कि कारोबार नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, दुकानों के किराए नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, घरों के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो गए। आप ये देखें कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। जब बेरोज़गारी इतनी बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? लोग भीख मांगने पे मतलब तैयार हो गए। और आज तो ये हाल हो गया है, हमने एक्सपोर्ट तो क्या करनी थी, आज हमारे यहाँ से भिखारी जो है वो मतलब है कि अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है। नहीं, अब तो पाबंदी लगी, अब तो सख्ती हुई है। सर जी क्या मतलब है कि लोग ऐसी हालतों में जा रहे हैं। मैं अभी आ रहा था आपके प्रोग्राम में, तो ये ब्रिज के नीचे यकीन करें कि 2 खवातीन अपने बच्चों को लेके खड़ी थी। उनको देख के ऐसे लगता नहीं था कि ये भिखारी हैं, तो वो भीख मांग रही हैं। आज जिस मुल्क के अंदर ये हाल हो गया है, लोग मतलब है कि भीख क्या है, मतलब है कि लोग, वज़ीर आज़म भी भीख मांग रहा है, यहाँ आवाम भी भीख मांग रही है। हर बंदे को भिखारी बना दिया है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया है, शुगर पेशेंट हो गया है। ये रिपोर्ट है जी, सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट जो है वो पाकिस्तान में। भाई वजह क्या है? ये कुछ ज़्यादा चीनी खाते हैं, ये क्या ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, टेंशन है ना। मतलब है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, स्कूल नहीं भेज पा रहे। अगर वहाँ जाते हैं, उस तरफ भेजते हैं, तो लोग खाना नहीं खा पाते, तो लोग बहुत परेशान हैं। दुकानदार बहुत परेशान है, सर्कल रुका हुआ है। अच्छा, इंडस्ट्री चल नहीं रही, छोटी बड़ी इंडस्ट्री चलती है तो बेरोज़गारी ख़त्म होती है। आप ये देखें कि हमारे पास 3-4 इदारे थे जो हमें ही खा गए। रेलवे था, वो भी हमें खाता है, पीआई है वो भी हमें खाता है, स्टील मिल भी खा गई हो गई जी। अब हुई है ना, मतलब है कि पीआई, अच्छा हमारे सियासतदानों के पास स्टील मिल है वो भी खा गए। अच्छा, इनके पास एक ही फार्मूला रहता है नौकरियां देने के लिए। जिस टाइम ये सियासी नारे लगाते हैं तो मतलब है कि चलो जी स्टील मिल में इतने बंदे भर्ती कर दो, पीआईए में भर दो, रेलवे में भर दो। इसी ने तो तबाही बर्बादी कर दी है, इदारे भी तबाह हो गए। अब तो इनके पास वो भी नहीं रहे। अच्छा, उनको खरीदने वाला भी कोई नहीं रहा, उनको लेने वाला, लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो गई है, कौन लेगा? तो देखिए ये चीज़ें जो है, अगर बेरोज़गारी ख़त्म करनी है तो वो किसने करनी है? वो यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं, वो छोटा कारोबार कर रहा है, कोई बड़ा कारोबार कर रहा है, कोई बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है, कोई छोटी दुकान चला रहा है। छोटी से छोटी दुकानदार जो है वो भी मतलब 1-2 मुलाजिम अपने रखता है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं सोचेंगे। रही बात, जब आप वज़ीर आज़म के पास अभी चैम्बर, हमारे चैम्बर के लोग भी गए थे, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर वज़ीर आज़म से मीटिंग हुई। जी हाँ, सारी बात जब हो जाती है, एंड में क्या होता है जी, IMF से पूछेंगे। तो भाई आपने अगर IMF से पूछ के ही सारा कुछ करना है तो ये क्या तस्वीरी प्रोग्राम होता है जिनको बुला के बिठा देते हो? मीडिया सेशन। जी हाँ, मीडिया सेशन। तो आप इनको बुलाते हैं और मतलब है कि आके एंड में ये कह देते हैं जिस IMF से पूछते हैं। अच्छा, IMF जो इनको कहता है कि भाई आप जो है ये बड़े बड़े जो मतलब है कि आप लोगों ने खर्चे पाल रखे हैं, 11-11 रुपए के जहाज़ ले रहे हो और AC/DC जो है उनको V8 लेके दे रहे हो, और यहाँ आवाम के पास जो है वो खाने को रोटी नहीं है। अच्छा, नहीं, मजे की बात ये कि IMF ये कहता है कि ये चीज़ में आपको लॉस हो रहा है, इसके अंदर आप टैक्स बढ़ा दें, आप इसमें टैक्स बढ़ा दें। मुझे हैरत की बात ये होती है कि IMF ये नहीं कहता कि आप करप्शन को रोकें ना, आप करप्शन को रोकें, आप बेईमानी को रोकें, आप इरेगुलेटरी को रोकें। नहीं, वो ये कहता है कि इस पर टैक्स बढ़ा दें, सेल्स टैक्स में जो 18 से 19% कर दें। ये मेरी समझ में नहीं आता, ये बहुत मतलब ये कि हैरत। तो ऐसे लगता है कि IMF जो है वो हमारा जो करप्शन है, ऐसे लगता है कि IMF भी पार्टनर है। खैर, मैं इस बात में तो क्या मतलब है कि कोई हद है कि करप्शन जो है वो अरूज पे है, अरूज पे है जा रहे हैं, और IMF जो इस हवाले से कोई बात नहीं करती। IMF के सिवा कोई बात ही नहीं करती। चले, मुझे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, बात ये है कि सिलसिला जारी है और हम मज़ीद अपने मेहमानों से गुफ्तगू भी करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन,
पुरान दरख़्त हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमारे मेहमान जनाब अब्दुल्ला आबिद साहब और राना अकरम साहब ने जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे मेरा अपना ज़ाती राय है कि कैमरे के सामने बैठ के जो गुफ्तगू की है वो बड़े ठंडे लहजे में बात की है, और ऑफ द कैमरा जब हम बात करते हैं तो बड़े जज्बाती होते हैं, और यकीनी तौर पे ताजरों को जज्बाती होना भी चाहिए। इसलिए जज्बाती होना चाहिए कि मैंने हर बरस देखा है, और हर बरस मैंने बजट भी हम कवर करते रहे गुज़श्ता 35-40 साल से। मैंने हमेशा ये देखा है कि बजट सुनने के बाद जो है ताजिर और सनतकार अक्सर जो है वो यही कहते हैं कि हमने ये तजावीज़ दी थी जो मंजूर नहीं हुई, और हुकूमत कहती है कि जनाब कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। अब वो मजबूरियां क्या हैं वो तो खैर अल्लाह ही जाने, लेकिन बहरहाल आवाम भी जानते हैं और आवाम सब्र भी करते हैं। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे जूम पे मौजूद हैं हसीब अहमद अली साहब, जो कि कॉटन एनालिस्ट भी हैं और कम्युनिटीज़ कंसल्टेंट भी हैं, और इनका एक बिज़नेस क्लब भी है, और इसमें बाकायदा पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ की ये अपडेट भी करते हैं। हसीब अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमारे साथ शामिल हुए। ये भावलपुर से मेरे साथ शामिल हैं आबिद अली साहब। हसीब अहमद साहब मेरे साथ जो मौजूद हैं जनाब फेडरल बीरी इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री फबाटी कहते हैं, उसके एक साबिक चेयरमैन भी हैं जनाब अब्दुल्ला आबिद साहब, और राना अकरम साहब जो हैं ये ताजिर उलमा भी हैं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एमसी मेंबर भी हैं, ये मेरे साथ भी मौजूद हैं। हम याद आप बात करना चाह रहे हैं कि पहले तो बात बता दीजिए कि ये जो कमोडिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी क्या सूरत हाल है? कमोडिटीज की सर मुख्तलिफ आजकल जो मेजर क्रॉप्स जो चल रही हैं वो चल रही है, मक्की है, गंदम है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी देखी जाए गंदम के हवाले से तो सर वो बहुत बुरी है। लास्ट ईयर अगर आप देखें तो जो किसान हजरात हैं उनको 2200 से 2500 रुपए तक रेट मिला था, और उसके बाद जो जिन लोगों ने स्टॉक किया तो उनको मिला था 4700-4500 तक रेट। तो उसी को देखते हुए इस साल जो छोटे किसान हैं जो हमेशा अपनी फसल अपनी जरूरत के मुताबिक बेच देते थे, इस दफा उन्होंने भी स्टॉक की है। तो गंदम के हवाले से इस दफा उन्होंने जब स्टॉक किया है तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को जो टारगेट्स दिए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वजह यही है कि किसान हजरात ने अपनी गंदम रोक के रखी हुई है, और उनको भी पता है कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही ये गंदम की थोड़ा सा खत्म होगी, सीजन एंड होगा, तो इनका रेट्स बढ़ जाएंगे। तो गंदम के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी तरह अगर मक्की का देखा जाए तो आजकल एक जो स्टॉकिया होता है, जो मिडल मैन होता है, पहले जो होता था ये सिर्फ एक किसी मखसूस टाइम के वक्त स्टॉक करता होता था जिससे इनको बाद में प्रॉफिट हो जाता, लेकिन अब बाकायदा ये कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो लोग कमीशन एजेंट्स होते थे गल्ला मंडियों के अंदर किसानों से मक्की या गंदम या कपास लेकर आगे मिल वालों को भेजते थे, अब वो लोग जो है ना वो स्टॉक करना शुरू हो गए हैं किसानों से। चले ये तो आम कम्युनिटीज की बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो बुनियादी चीज होती है वो कपास होती है। कपास की क्या सूरत हाल है? कपास की सर सूरत हाल ये है कि जी अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये देखें कि पहली गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट जो है ना वो 21 मई को जारी की है। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हफ्तावार रिपोर्ट शाया करे कि कितनी कॉटन का टारगेट उन्होंने दिया था और कितनी काश्त हो गई है। अगर आप देखें तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी में जो है ना वो कॉटन है ही नहीं है। ठीक है, कॉटन को कोई क्या प्रायोरिटी में नहीं है और नॉन प्रायोरिटी में भी नहीं है। नहीं, वजह क्या है? हालांकि कॉटन तो एक वाइट गोल्ड कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो वो एक बुनियादी जरूरत है। सर जी तरजीहात की बात होती है। देखिए पाकिस्तान जो है ना अमेरिकन कॉटन का सबसे बड़ा खरीदार है। आज जुमेरात थी और आज यूएसडी की रिपोर्ट आई है तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे जो है ना सबसे बड़ा अमेरिकन का खरीदार है। तो बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो कॉटन नहीं हो रही इसकी एक वजह अमेरिकन पॉलिसी भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा सबसे बड़ा जो बायर है वो खुद कफील हो जाए अपनी कॉटन के अंदर। मेरी इस बात से जो हमारे जो पुराने जो लोग हैं वो इस बात से मुत्फिक होंगे कि अमेरिका जो है वो ये करना ही चाहता है कि यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में के अंदर कॉटन पैदा हो। और आप देखिए पिछले 2 साल हो गए पाकिस्तान में जो कॉटन पैदा हो रही है तकरीबन 55 लाख बेल्स के करीब कॉटन पैदा हो रही है, जो इससे पहले 2022-23 में 75 लाख बेल थी, और 2015-16 के अंदर 1.5 करोड़ बेल्स के करीब हमारे यहाँ कॉटन पैदा होती थी। तो अनफॉर्चुनेटली ये टारगेट मजीद कम हो रहा है, और इस साल जहां तक कुछ आपके कंसल्टेंट आपके कुछ माहिर ये कहते हैं कि जनाब अली की
गन्ना पैदावार करने वालों ने, जो शुगर मिल्स है ना, उन्होंने ज़्यादातर जो है वो गन्ना पैदा करने के लिए लोगों को, किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कॉटन जो है वो उन्होंने उगाना कम कर दिया है। इसलिए कॉटन के लिए पानी चाहिए और पानी की कमी की वजह से ये तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं। पानी तो गन्ने को भी जी चाहिए। सर, जिस तरह गंदम का और गन्ने का सरकारी रेट निकलता है ना, हाँ। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए इसका कपास का भी सरकारी रेट एक मखसूस निकाल दे, उसके बाद क्वालिटी के लिहाज से उसको ऊपर नीचे रेट हो जाता है। रिसर्च पर अच्छा, अभी कपास कितनी एक साल की तैयारी दहाइयों से रुकी हुई है। किसान को कोई यानी कि बीमा किसी चीज का नहीं मिलता। हमारे किसान चाहते हैं कि हमें सब्सिडी बेशक ना दी जाए, लेकिन हमें सस्ती खाद, सस्ता बीज और सस्ती अद्वियात जरूर मिलनी चाहिए। तो अभी जो है, मैं 1 मिनट सबर कीजिएगा, मैं जरा आबिद अब्दुल्ला साहब से बात। आबिद साहब जी, कपास जब नहीं होगी जी, तो कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी अपनी ग्रो करेगी? आप तो हमारी फिर इंपोर्ट करोगे ना? जी, देखिए, हमारी तो बेस ही कपास थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने जो है टेक्सटाइल के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की बुनियाद रखी थी। जी, देखिए, ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि अगर कपास नहीं होगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। बांग्लादेश की एग्जांपल आपके पास है, कपास ग्रो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, उसको उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग कम है ना। कॉस्ट ऑफ डूइंग कम है, मैं वहीं से आ रहा था, मैं वहीं लेके आ रहा था। वहीं कॉस्ट ऑफ डूइंग कम है ना, इसलिए वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जब आपके पास एक एडेड एडवांटेज था, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री थे, आप कपास पैदा करते थे, तो किन वजूहात की बिना पे आपने अपने कॉटन ग्रोइंग एरिया को शुगर ग्रोइंग एरिया में तब्दील कर दिया? जिस तरह के हमने शुगर कैन को बड़े वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, और कॉटन शायद हमारे किसी काम की नहीं है, तो कोई तरजीहात नहीं है, ठीक है। और ये हम जब वैल्यू एडिशन की बात करें, हमें तो ना सिर्फ कॉटन ग्रो करनी चाहिए थी, उसकी क्वालिटी इन्हांस करनी चाहिए थी, उसका रेशा हमें लंबा रखना चाहिए था। हमने तो वो एरियाज खत्म कर दिए, ठीक है। मुल्तान जो है उससे ऊपर जितनी बेल्ट थी वो खत्म हो गई, वो लोग चेंज हो गए। सिंध के अंदर पे सांगड़ ने एक जमाने में रिकॉर्ड कायम किया था 2-4 साल पहले, वहां पर भी अभी भी सिंध ही पैदा कर रहा है, ठीक है। और बिल्कुल हालात डिफरेंट हैं। ये जो बात अभी हसीब साहब ने की, इसके अंदर थोड़ी सच्चाई है एक खास हद तक, के जो इंटरनेशनल पावर्स हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं कॉटन को, वो भी ये चाहती हैं कि पाकिस्तान या ऐसे और ममालिक हमारी कॉटन जो है वो इम्पोर्ट करें और ये अपनी ग्रो ना करें। लेकिन अगेन मतलब आपको तो अपना राइट खुद लेना है ना, आपको अच्छा इंटरनेशनल साजिश है ये। बिल्कुल इसमें वजन है, इसमें मैं बिल्कुल इसको ये नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल वजन है। लेकिन तरजीहात तो हमने देखनी है। हमें एग्रीकल्चर कंट्री है, हम अपनी कपास पैदा करें, उससे बेसिक यान बनाएं, उसको उसके अंदर वैल्यू एडिशन करें, बेड लिनन बनाएं। अब बात ये कि कॉटन अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो उसमें डॉलर आपका सबसे पहले आपके पास तो फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, सबसे पहले आपका डॉलर जाएगा, फिर आप ड्यूटीज हैं, फिर आप उसको मुल्क में लाएंगे, फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक टाइम है जिसके अंदर वो जो कंज्यूम होगा, आपके पोर्ट्स के ऊपर लोड बढ़ेगा, आपके जब इंपोर्ट से ज्यादा होंगी एक्सपोर्ट का लोड आएगा, आपकी फंक्शनैलिटी नहीं है। तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की अगर आप कॉस्ट ऑफ डूइंग की बात करते हैं कि बिजली, पानी, गैस महंगी है, तो इसमें तो फिर कॉटन की भी, आपके धागों की भी तो एक वो मतलब है कि अगर वो इंपोर्ट होकर कॉटन आता है तो वो धागे भी तो महंगे मिलेंगे आपको। नहीं, धागे महंगे मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज ये कि हम इंपोर्ट सिर्फ एक इतनी बड़ी वजह हमारे सामने है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। डॉलर नहीं है, वो तो है इतनी बड़ी वजह। उसके बाद छोटी वजूहत तो बहुत सारी है, ठीक है। मतलब टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट है उसके महंगा होने में ये भी एक फैक्टर है। ये एक फैक्टर है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान वैल्यू एडिशन के अंदर इंपोर्ट करके भी बहुत बड़ा चंक कमा सकता है। मैं खुद चाइना से लिनन इंपोर्ट करके अमेरिका शर्ट्स एक्सपोर्ट करता हूं, ठीक है। वहां पर भी हमें पैसे बचते हैं। लेकिन हम अपनी जो एक अपॉर्चुनिटी है कपास उगा करके मोटा कपड़ा बनाकर जिसमें डेनिम है, हम वो क्यों खो दें? उसकी क्या वजह है? कोई मतलब हमें कोई रीजन समझ में नहीं आता। मतलब सबसे बड़ी बात वजूहत तो यही है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है और फॉरेन एक्सचेंज इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। राणा साहब, हसीब अहमद साहब ने कम्युनिटीज़ के हवाले से बताया, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो इलाके कपास के थे वो गन्ना बीजना लग गए, मतलब वहाँ शुगर मिलें लगा दिया आपने, जहाँ पे 1.5 करोड़ गांठ 2022 में या 20 में होती थी। मैं भी ये कल परसों अखबार में पढ़ रहा था कि 55 लाख गांठ में हम आ गए। तो हमसे चाइना कपास खरीदता था, आज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं।
हमारी फैसलाबाद की जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो लोकल कपास पे जो है वो ज़्यादा जी इन्हिसार बिल्कुल करती थी। बिल्कुल। यहाँ से हम धागा बना के जो है वो चलाते थे, मिलें चलती थी। आज हम धागा भी मतलब है कि चाइना से मंगवा रहे हैं, आज हम कपास भी वहाँ से मंगवा रहे हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ वैल्यू एडेड करते हैं तो वो हमारी कॉस्ट जो है वो ही इतनी ऊपर चली जाती है कि हम उस चीज़ को बाहर भेजने के काबिल ही नहीं रहते, हमारी कॉस्ट ही बहुत ऊपर चली जाती है। मैं अभी बांग्लादेश और श्रीलंका का गए थे, हमारा डेलीगेशन गया हुआ था, तो वहाँ पे हमें हैरत हुई कि हम वहाँ गए थे, लोग जाते हैं, लोग जाके दावत देते हैं कि जनाब आप हमारे मुल्क में आएँ, आप वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, आप वहाँ पे सरमाया लगाएं। हम वहाँ गए हैं तो लोग हमें कह रहे हैं कि देखें जी यहाँ ये सहूलतें हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे सरमाया लगाएं। हम श्रीलंका गए, शर्मिंदा होकर गए, हम बांग्लादेश गए हैं तो वहाँ पे भी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ी कि यार हम इनको क्या बेचने आए और इनसे क्या लेने आए। क्यों? हमारी पॉलिसी ही पता नहीं किस उसकी हैं। आज बांग्लादेश को देख लो आप, वो अगर कपास उगा नहीं रहा तो वैल्यू एडेड के साथ सर वियतनाम को देख लें आप। जी, तो आप वो कंपनियों को देख लें। अपनी एक्सपोर्ट कहाँ लेके आए, फिर ये बात, और हम कहाँ बैठे। हम क्या जी हसीब साहब आप हैं मेरे साथ ना? जी सर, देखिए ना सर, पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल को जो बिजली मिल रही है वो 15 से 18 सेंट फी यूनिट मिल रही है। जो इंडिया को मिल रही है वो 7 से 8 सेंट है, बांग्लादेश को 6 से 7 सेंट है, वियतनाम को 8 से 9 सेंट है। यानी कि पाकिस्तानी मसनूआत पहले ही बहुत महंगी है। तो हम किसी को अपने मुल्क में दावत अगर दे तो किस बेस पे दें कि आपको हम क्या सहूलियत देंगे। ऊपर आप अगर टैक्स का निजाम देखें तो हमारे यहाँ जो है वो टैक्स की पॉलिसी इस तरह है कि हमारे जो टैक्स गवर्नमेंट को हमने सेल टैक्स वगैरह जमा करवाया होता है वो हमें रिफंड ही नहीं करते। ठीक है, सेल टैक्स महीने क्या सालों तक फंसा रहता है। ताजर जो सरमायाकारी हुकूमत के पास बिला जो पैसे पड़े हुए हैं कारोबार चलाने के लिए महंगा कर्जा लेना पड़ रहा है हमें। ठीक है ना, अरबों रुपए हमारे रिफंड वाजिबुल अदा है गवर्नमेंट की तरफ टेक्सटाइल सेक्टर के। तो इसी सूरत की बिना पे लोग हमारे। अच्छा, मुझे हसीब साहब ये बताइएगा कि चूंकि कम्युनिटीज के आप बड़े कंसल्टेंट भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, मुझे एक बता दीजिए कि जनूबी पंजाब में भी सबसे ज्यादा काश्त किस चीज की हो रही है? जनूबी पंजाब में सर सबसे ज्यादा कॉटन की हो रही है। हाँ। खासकर बहावल नगर और रहीमियर खान बहावलपुर। यहाँ पे रहीमियर खान में अब जो है ना पिछले साल से कॉटन कम हो रही है क्योंकि वहां पे पानी अच्छा है और वहां पे एक नई शुगर मिल आपको बता दूं कि लग रही है और उसके लिए 80 मेरे ख्याल है कि 80 एकड़ रकबा या इससे ज्यादा जो है ना वो फरोख्त हो गया, बल्कि ले लिया एक शुगर मिल ने। वो जेडीएम शुगर मिल के आई थिंक है उनके, वो लग रही है। तो असल मामला जो है ना यहाँ पे है कि भी तरजीहात की कमी है। कॉटन जो है ना उसको कोई बंदा पूछ ही नहीं रहा, गवर्नमेंट समेत। यहाँ पे हर बंदे को अपनी खुद देखना पड़ेगा कि हमने अपने मुल्क के लिए और अपने कारोबार के लिए क्या करना है। तो अच्छा, अब ये जो 55 लाख आप बात कर रहे हैं गांठें निकलती हैं, ठीक है जी, पर मुझे बताइए कि क्या ये हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं या सारा कंज्यूम हो जाता है पाकिस्तान के अंदर ही लोकल? नहीं सर, हम तो ये तो हमारी खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कम है। हमें तकरीबन 75 से 80 लाख बेल बाहर से मंगवानी भी पड़ रही है। ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ से हम बहुत ज्यादा मिकदार में कॉटन जो है वो मंगवा रहे हैं, जिसका सीधा असर जो है वो हमारे मुल्की मईशत पे पड़ता है क्योंकि हमें डॉलर बाहर भेजना पड़ता है। पाकिस्तान को टेक्सटाइल और ज़राअत को तरजीह देनी होगी, ठीक है, क्योंकि यही दो शोबे हैं। इसका मतलब है टेक्सटाइल मिल को इस वक्त जनूबी पंजाब चला रहा है। जनूबी पंजाब की जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप, क्या बात करना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो यही कह रहा था, मैंने कहा अब तो हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ, तो इंपोर्ट तो कर रहे हैं, बेल्स तो लाजमी सी बात है कि जब आपकी अपनी कंजम्पशन कितनी है? हाँ जी, कंजम्पशन कितनी है पाकिस्तान के अंदर? हमारी तो अगर मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ 15-20 लाख है जी। 1 करोड़ 15-20 लाख बेल की कंजम्पशन है हमारी। 1 करोड़ 15-20 लाख की, यानी कि 55 लाख ये हो रही है। 55 लाख बेल हम खुद पैदा कर रहे हैं, बाकी हम 50% पे भी नहीं है, आपको बाहर से मंगवानी पड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हम सिर्फ कपास को छोड़ दें तो दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं जिसमें कि दालें हैं, जिसमें कि दीगर चावल है, दीगर चीज़ें हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर पानी की एक शॉर्टेज है, तो इस वक्त कम्युनिटीज़ की क्या सूरत है? लेकिन क्या हम पाकिस्तान में दालें वगैरह हो रही हैं, या दाल भी हम तो तकरीबन मंगा ही रहे हैं बाहर से, लेकिन क्या हुकूमत की तरजीहात क्या हैं कि दालें वगैरह या दीगर कम्युनिटीज़ को पैदा करने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई है? इसलिए पंजाब हुकूमत तो ज़राअत पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है उन्होंने।
जी आसिफ नहीं सर, साहब। कोई हिकमत अमली नहीं है अभी तक, कोई पॉलिसी उनके सामने भाई नहीं है। मरीम नवाज हुकूमत ने तो ज़राअत पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, ट्रैक्टर दिया है उन्होंने, बीजे दिए हैं उन्होंने, कर्जे दे रहे हैं वो, फिर ज़राअत में तो इजाफा होना चाहिए ना पंजाब में। देखे ना, मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि जो किसान है ना वो चाहता है कि हमें सब्सिडी ना दी जाए, हमें आप अच्छा बीज दें, हमें आप सस्ती खाद दें और सस्ती अद्वियात दें, हम अपने आप को खुद तो फील वो कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है उनके लिए। और आखिर में अच्छा रेट दें। अच्छा रेट दें ना। अच्छा मेहनती है। जी 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 आसिफ साहब। मैंने कहा सर हमारे किसान मेहनती है, पाकिस्तान जो है कि ज़रूरी मुल्क है। हाँ। जब हम छोटे होते तो हम यही सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, इसके 4 सूबे हैं और 4 मौसम है, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जब बड़े हुए, जब हम खुद फील्ड के अंदर है, तो हमें सारा कुछ पता चला कि इस तरह का कोई भी नहीं है मुल्क के अंदर। मतलब ये है कि अब ज़राअत जो है वो है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि हमने तो ये सुना भाई के और देखा भी कि पंजाब की हुकूमत जो है ज़राअत पे काफ़ी से ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। NIFC बनी, NIFC भी जो है ज़राअत के लासे चोलिस्तान में वो काश्तकारी करना चाह रहे थे पानी वानी से। तो मतलब ये कि पंजाब में तो मतलब फिर भी ये कि दीगर कम्युनिटीज़ जो है, सिंध में कपास ज़्यादा है, सिंध आपकी कपास ज़्यादा पैदा कर रहा है बनस्बत पंजाब के, ये आर यू एग्री? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर असल दरअसल ना पॉलिसी में तसल्सल नहीं है हमारी में, कोई भी पॉलिसी आती है, देखिए ना, हमने जो बाहर से ऑर्डर लेने होते हैं वो हमने 6 महीने पहले लेने होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आकर हम वहां पे कोई ऑर्डर तैयार करना चाहते हैं तो हमारी पॉलिसी चेंज हो जाती हैं, कारोबारी माहौल ही नहीं है यहाँ पे, किसानों को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिल रहा। जब तक इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तब तक यही सूरत जो है ना वो यही रहेगी, ये नहीं। अच्छा, मसले की बात ये सिवा मैं खुद भी कह रहा था, आप अब्दुल्ला साहब से भी ये कह रहा था कि हम टेक्सटाइल जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से बरामद की जाती है, 17 अरब डॉलर की उनकी फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं, जो उनकी अपनी ज़रूरियात होती हैं वो ज़रूरियात हम मुल्क में पैदा करके मज़ीद हम इसे सस्ता भी कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि क्या किसान को मजबूरी है या हुकूमत उनके साथ जुल्म कर रही है, या उन पर टैक्सेस का इजाफा ज़्यादा हो रहा है, या उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं है? मुझे मेरा पास आती रहा है कि सारा कसूर हुकूमत को तो नहीं है, इसमें कुछ हमारा भी कसूर है। जी आसिफ साहब। सर इस तरह है कि देखे ना, किसान जो है ना, हाँ। मैं अगर कॉटन की बात करूं, अगर किसान को सही माहौल और सही फैसिलिटीज नहीं मिलेगी ना, वो क्या करेगा, वो अदर कमोडिटीज पे चला जाएगा, वो मक्की काश्त कर लेगा, वो गंदम काश्त कर लेगा, वो क्या नाम है, वो गन्ना काश्त कर लेगा, वो दीगर चीजें काश्त करना शुरू कर देगा। किसान देखिए आसिफ साहब, बात यह है कि हमेशा गलती जो है वो जाती जो है एक तरफ की नहीं होती, इसमें हमारा किसान भी थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा चीज़ें देखता है, वो मुल्की मफाद को इतना तरजीह देता है, या हुकूमत की सबसे तो बहरहाल आपको टैक्सेस में छूट भी मिलती हैं, आपको बहुत सारी सब्सिडी भी मिलती है, इसके बावजूद किसान जो है वो काम नहीं कर रहा है जिसमें कि थोड़ा बहुत जो है मुल्क के मफाद के लिए वो काम आए। आप एग्री करते हैं कि कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं? सर जी बिल्कुल है, मेरी बात सुनिए। देखिए, एक नेशनल कॉटन पॉलिसी हम लोगों ने बनाई थी, PCG ने और एप्टमा ने मिलकर गवर्नमेंट को दी थी कि एक नेशनल कॉटन पॉलिसी बनाए जिसके अंदर शुगर मिल का ना, जो कॉटन वाले इलाके हैं वहां पे शुगर मिल ना लगे, ठीक है, कॉटन जूनिंग होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये देखें कि भी जो हमारी अरेबियर खान का इलाका है जहाँ पे सबसे बेहतरीन कॉटन थी, वहां पे अब 3 से 4 शुगर मिलें लगेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिम्मा साहब। ये थे जनाब हज़रत अहमद अली साहब, ये हमें भावलपुर से ज्वाइन कर रहे थे और कॉटन एनालिस्ट और कम्युनिटीज़ कंसल्टेंट थे। ये इन्होंने जो भी बातें की, बहरहाल किसी और टाइम पे भी हम किसी और प्रोग्राम में भी खास तौर पे जो है इसी पे बात करेंगे, लेकिन आज हम चूँकि टेक्सटाइल पे बात कर रहे हैं तो मैं वापस जो मेरे पास जो है मैं अब्दुल्ला साहब की तरफ ही आए। अब्दुल्ला साहब, हल क्या है? हल है जी, जो हमारे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं इसके ऊपर इनकलाबी इक़दाम लाए जाएँ, 2-4 छोटे-छोटे मुतालबे। इससे गौहर एजाज साहब जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम बहुत कर रहे हैं गौहर एजाज साहब, और भी बिजनेस लीडरान हैं जो इसके ऊपर काफ़ी हुकूमत को तजावीज़ देते हैं। लेकिन समहाउ वो जो आपने एक बात आपने बीच में कही ना कि IMF जो है ना वो दूसरी चीज़ें तो कहता है कि ना, लेकिन जो गलत काम है ना, जो असल में गलत काम है उनके बारे में कुछ नहीं कहता। ये एक बहुत बड़ी बात जो है ना ये देखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको कंक्लूड अगर हम करें तो बजट के अंदर ना टेक्सटाइल वालों को जो हमारा फाइनल टैक्स रिजीम था जो पहले जिसको ख़त्म किया गया उसको फौरी वापस। अच्छा, EFS पे भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? EFS पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने हुकूमत को इस बारे में बहुत तजावीज़ दी हैं, उसके ऊपर काफ़ी हद तक डेलिब्रेशन हुई भी है और हमें उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सेक्टर आप कैसे हैं ये EFS के ख़त्म होने पर बड़े खुश हैं? नहीं खुश हैं, ये एक बेसिकली बैलेंस है। देखिए आपने जो एक बात की थी उनसे कि जी
ये काश्तकारों का इसमें कितना कसूर है या इंडस्ट्री का कितना कसूर है, मैं ये समझता हूँ कि हमें एक बैलेंस तलाश करना होता है। ठीक है, हर काम के अंदर सिर्फ हुकूमत अकेले जिम्मेदार नहीं होती, ये बात तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। सनतकारों का, पॉलिसी मेकर्स का, और जिस ज़माने में गैस की लाइनें बिछाई जा रही थी, हमें ये कहना चाहिए था कि गैस की लाइनें बिछा करके जो है ना आप चोरी को फ़रोग़ देंगे, लाइनों से जो गैस आती है सियासी बुनियाद पे हुआ 1972-73 की बात है। बिल्कुल, बाउजर से दुनिया के अंदर गैस सप्लाई की जाती है, ये पॉसिबल था, हमने नहीं किया। इसके अलावा बहुत सारे हैं, काश्तकारों के भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं, हम सब को अपने अपने इल्ज़ामात कहीं ना कहीं के हैं कबूल करने चाहिए। सारा हुकूमत का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं। लेकिन बहरहाल पॉलिसी मेकर्स को वजन उठाना चाहिए, और अभी भी वक्त है। हम टेक्सटाइल जो कि कैश काउ था पाकिस्तान का, आज भी दोबारा से कैश काउ बन सकता है। और जो आपके नए एरियाज हैं, आपके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, आपकी आईटी एक्सपोर्ट है, आप बिल्कुल उस पर काम, हम नहीं रोकते हैं कि आपके इंडस्ट्री या टेक्सटाइल वाले रोकते हैं, आप बेशक उसको बढ़ाएं, डबल करें, ट्रिपल करें, हमें खुशी होगी। लेकिन जो आपके $18 बिलियन आज आपको आ रहे हैं, आप उसको 22 करें, 24 करें, कोई बहुत बड़ी अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम सिर्फ जो है अपना रेमिटेंस पे ही खुश हैं, ये रेमिटेंस। लेकिन अब आप ये देखिए मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल है, राना करम साहब, मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है, तो रेमिटेंस में भी तो कमी बात हो रही है। तो अब के इन सूरत हाल की वजह से यकीनी तौर पर जो हमारी मकामी मार्केट है उस पर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, और आपके मेरे ख्याल में बेरोज़गारी की वजह से जो है वो एक कारोबार में भी जो एक फ़्लो था, कैश फ्लो, उसमें भी कमी आएगी। तो कैसे इससे नबर्द आज़मा होंगे? नहीं, देखें, ये जो बिल्डिंग लाइन है ना, जब तक कोई हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ सही नहीं करती, यहाँ से कितने बिल्डर जो है ये यहाँ से बाहर भाग गए थे हालात की वजह से। एक बिल्डिंग बनती है, कोई भी इंडस्ट्री है, एक नहीं होती, उसके साथ कई इंडस्ट्री जुड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल सही, किसी भी एक ये गिलास, ये टेक्सटाइल सेक्टर का भी है, टेक्सटाइल सेक्टर में भी जुड़ी हुई है, आपके साथ जुड़ी हुई है, ये बिल्डिंग लाइन में भी है, और उसके साथ भी बेशुमार इंडस्ट्रीज जो हैं वो चल रही होती हैं। जब तक कोई आप अपनी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि ये आज जो हम जितना लोग पैसा बाहर लेकर गए थे, जैसे दुबई में आप एक हादसा हो गया, जो लोग यहाँ से पैसा लेके गए थे उनका तो मतलब है कि आज 50% जो है वो पैसा डूब गया। फिर दूसरी बात आप देखें ना, आज जो वापस निकाले जा रहे हैं, बेरोजगार आज वापस जब आ रहे हैं, हाँ। तो आज भी हम तो ये कहते हैं कि खुदा के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ कि जिसके अंदर यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो। यहाँ पे अच्छा बिल्डिंगें नहीं बन रही, DHA में प्लॉट बिक रहे हैं भाई। वो जो DHA के प्लॉट हैं वो तो पैसा ज़मीन में चला गया, उससे कोई इंडस्ट्री तो नहीं चलती, वो तो लोगों ने खरीद कर छोड़ दिया। नहीं, सरमायाकार को तो प्रॉफिट चाहिए ना यार। सरमायाकार को प्रॉफिट चाहिए, मगर बेरोजगारी कैसे खत्म करोगे? ये तो इंडस्ट्री को कैसे चलाओगे? हाँ। जब तक आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे, पॉलिसी में आप मिट्टी खरीद के उसको छोड़ दो, उस मिट्टी में तो मतलब आप धनिया। अच्छा, मजे की बात ये, चलिए डिफेंस में तो कब्जे नहीं हो रहे, बना किसी और जगह अगर प्लॉट लेके छोड़े तो उसमें तो कब्जे ही हो जाते हैं। पूरे शहर में ये सूरत, वो तो पूरे शहर में ये हाल है। और ख़ुसूसन इंडस्ट्री के अंदर जो है ना इस वक्त बहुत, इस मामले जो आपने ये पॉइंट उठाया ना, बहुत बुरी सूरत हाल है। इस पर कभी प्रोग्राम जरूर किया। क्या भत्ताखोरी अभी भी है? जी बिल्कुल, भत्ताखोरी अभी भी है, ठीक है, और बहुत सेंट्रल में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसके ऊपर सेंट्रल में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया के अंदर, फेडरल बी एरिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बचा है, वेस्ट में ज़्यादा नहीं सर, नॉर्थ कराची के अंदर तो जो 2-3 ग्रुप्स हैं उन्होंने तो इतनी ज़्यादा कोहराम मचाया हुआ है। मेरे ख्याल से आप पिछले 3-4 साल का डाटा उठा लें तो 100 की तादाद से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, और बल्कि पिछले दिनों को जख्मी भी हुए, जी रिपोर्ट भी हुए हैं। एजेंसीज भी अपना काम करती हैं, लेकिन बहरहाल फिर एक हमारे एक नया फिनोमेना पिछले 2-4 साल के अंदर आ चुका है, 5 साल के अंदर के जी जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में है नहीं, ठीक है। एजेंसियां जान छुड़ा लेती हैं कि मास्टरमाइंड ईरान में बैठे हैं, फलां बैठे हैं, ये उनके जो कारिंदे हैं मस्कत में बैठे हैं, उनके कारिंदे पकड़ लेते हैं, वो मर जाते हैं, वो नए कारिंदे पैदा हो जाते हैं, और वो वही का वही, आज भी वो लोग वही के वही। बंदा कत्ल कर दिया है, रेड वारंट जो है वो रेड वारंट अभी तक रेड वारंट ही नहीं, मतलब उनके ईरान के अंदर हालात खराब है, रेड वारंट की तामील नहीं हो सकती। ईरान के हालात तो अब खराब हो गए। यहाँ के देखें, ये जो नॉर्थ कराची की बात कर रहे हैं, ये सारे दुकानदार कहाँ से गए? ये सारे दुकानदार गोल्डन मार्केट के कस्टमर दुकानदार थे। जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए लियारी के, और वो एक अमन कमेटी और वो सारा सिलसिला हुआ, तो वहाँ से लोगों ने तंग आके नॉर्थ कराची में अपनी छोटी छोटी दुकानें और फैक्ट्री तो वो दुश्मन लगा ली, पीछा करते हैं यहाँ। तो जी वही लोग जो भत्ताखोर उस इलाके में काम कर रहे थे, आज वही भत्ताखोर जो है नॉर्थ कराची में काम कर रहे हैं। मतलब है कि जहाँ जहाँ सरमाया मुंतकिल हुआ है,
वहाँ वहाँ भत्ताखोर भी मतलब है कि चले गए। यहाँ तो जहाँ जिस जगह वसाइल है ना, वहीं मसाइल है। चले जी, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। और मेरा अपना ज़ाती राय है कि हमने के और हसीब साहब जो कि जूम पे मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भावलपुर से मुझे डायरेक्ट तौर पर ज्वाइन किया। और तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक हॉट इशू है बजट, और बजट मेरा अपना ज़ाती राय है कि हमें कहते हैं ना, हमें है हुक्म अज़ां, हम अज़ान देते रहेंगे। अब वो नमाजी कितने आते हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन ये कि हुकूमत जो है वो किसकी बात को भरोसा करती है या कोई नोटिस लेती है, और जो तजावीज़ ताजिरान देते हैं वो ताजिरान की तजावीज़ को कबूल करे। आवाम की तो कोई सुनता नहीं है, इसलिए कि आवाम जो है वो जो भी कहते हैं कभी उनका पूरा होता नहीं है। बच्चे बिजली गैस पानी की कीमतें बढ़ जाती हैं और भुगतते वो एक बेचारा गरीब आवाम है। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे और हमारे हुक्मरानों को आवाम दोस्त पॉलिसी बनाने की हिदायत करे। फिलहाल इसमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए